हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जैक बोर्ड का 12th क्लास का इकोनॉमिक्स का यानी कि अर्थशास्त्र का सिलेबस 2021-22 सेशन के लिए सिलेबस बता रही हूँ। 2022 में जिनका बोर्ड एग्जाम होने वाला है 12th का, उनके लिए चाहे आप आर्ट्स में हो या साइंस स्ट्रीम में हो या फिर कॉमर्स स्ट्रीम में हो, इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो है सबके लिए सेम होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। तो देखिए, पिछले बार जो है 2020-21 वाले जो बैच थे उसमें सिलेबस जो 40% रिड्यूस हुआ था, 60% पढ़ना था। ठीक है, क्योंकि उन लोगों का पिछले साल के जो बैच के स्टूडेंट थे उन लोगों का क्लास बहुत ना के बराबर हुआ था। लेकिन आप लोगों का पहले स्कूल कॉलेज खुल गया, +2 स्कूल या कॉलेज जो भी है, तो इसीलिए आप लोग को सिर्फ 25% रिड्यूस हुआ है। ठीक है, यानी कि आप लोगों को 75% सिलेबस जो है कंप्लीट करना होगा एग्जाम देने के लिए। ठीक है, अच्छे से। तो सिलेबस एक स्टूडेंट को एग्जाम देने के लिए कितना जरूरी है ये आप जानते हैं, तभी वीडियो खोजते खोजते यहाँ तक आए हैं, है ना। तो सिलेबस अगर रहे हमारे पास तो पढ़ाई करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि पता चल जाता है क्या पढ़ना नहीं पढ़ना, है ना। ऐसे ही कुछ भी पढ़ते रहने से आप लोग को उतना अच्छा से तैयारी एग्जाम का नहीं होगा, लेकिन सिलेबस रहेगा पास में तो एग्जाम का प्रिपरेशन जो है बहुत ही अच्छा सॉलिड होता है। ठीक है, क्योंकि टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ सकते हैं क्या क्या सिलेबस में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का बुक जो है 2 पार्ट में है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसको हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं वो 50 मार्क्स का आप लोग का आएगा, और पार्ट 2 जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसको हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं वो 50 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं पार्ट 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स से व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो देखिए व्यष्टि अर्थ ये मैं आपको एनसीईआरटी बुक से बता रही हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में आप लोग का ये सब चैप्टर मिल जाएगा जो मैं बता रही हूँ। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को बता रही हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों में चैप्टर नेम बताऊंगी मैं। टॉपिक वाइज जो हट गया है वो भी बताऊंगी, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, और आपके पास अगर बुक है तो टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला चैप्टर है व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। ये जो चैप्टर है ये आप लोगों को पढ़ना है, इसमें से कुछ भी नहीं हटा है, ये चैप्टर पूरा पढ़ना है। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय जिसका इंग्लिश में नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारा का सारा पढ़ना है। ठीक है, अब देखो सेकंड जो चैप्टर है आपका उपभोक्ता का व्यवहार एवं मांग। ठीक है, इंग्लिश में इस चैप्टर का नाम है कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड डिमांड। इस चैप्टर को तो पढ़ना है, लेकिन इसमें से कुछ टॉपिक जो है उसको हटा दिया गया है। ठीक है, 25% रिड्यूस हुआ है, तो सेकंड चैप्टर में से कुछ टॉपिक हटाया गया, चैप्टर नहीं हटा है। ठीक है, फर्स्ट पूरा पढ़ना, लेकिन सेकंड में से देखिए क्या नहीं पढ़ना है। सेकंड चैप्टर में से आपका ये टॉपिक हटाया है मांग में परिवर्तन और मांग की मात्रा में परिवर्तन। ठीक है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। इंग्लिश मीडियम वाले इसी चीज को समझिए, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, बाकी सेकंड चैप्टर का जो भी टॉपिक है सारा पढ़ना है, सिर्फ इसको छोड़ के बाकी सब पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए आगे है थर्ड चैप्टर आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का। इसका चैप्टर का नाम है उत्पादक का व्यवहार एवं पूर्ति। ठीक है, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। तो इस चैप्टर में आप लोगों को क्या नहीं पढ़ना बता देती हूँ। चैप्टर पूरा नहीं हटा है, चैप्टर पढ़ना है, लेकिन इसमें से कुछ टॉपिक नहीं पढ़ना है। कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है? पूर्ति वक्र में गति एवं पूर्ति वक्र में परिवर्तन, यानी पूर्ति वक्र जो है नहीं पढ़ना है, उसका गति और परिवर्तन नहीं पढ़ना है। ठीक है, इंग्लिश में इस टॉपिक का नाम है सप्लाई कर्व, मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व। ये आप लोगों को थर्ड चैप्टर उत्पादक का व्यवहार एवं पूर्ति में नहीं पढ़ना है। ठीक है, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई में ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, बाकी सब कुछ पढ़ना है। देखो मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, अच्छे से क्लियरली बता रही हूँ। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, अब देखिए फोर्थ चैप्टर जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का बाजार के प्रकार एवं कीमत निर्धारण। ठीक है, बाजार के प्रकार एवं कीमत निर्धारण, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। इस चैप्टर में ये चैप्टर तो पढ़ना है, लेकिन इसमें क्या नहीं पढ़ना ये बता देती हूँ। ठीक है, इसमें आप लोगों को एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता एवं अल्पाधिकार का अर्थ तथा विशेषताएं, ये जो टॉपिक है ये नहीं पढ़ना। ठीक है,
तो ये जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इंग्लिश में बता रही हूँ, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली मीनिंग एंड फीचर्स, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है। देखो स्टूडेंट्स, ये तो मैं आप लोग को सिलेबस बता रही हूँ, लेकिन इकोनॉमिक्स के बहुत सारे आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के। तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी यार, ठीक है, तो आप लोग उसको क्लिक करके जा सकते हैं प्लेलिस्ट में और देख सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आएंगे। पिछले साल सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी थी, लेकिन एग्जाम तो हुआ ही नहीं। खैर आप लोग आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का कंप्लीटली मैंने बता दिया सिलेबस, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। तो अब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझेंगे, यानी समष्टि अर्थशास्त्र में क्या पढ़ना नहीं पढ़ना। पार्ट 2 जो है आप लोगों का, जो आप लोग का एनसीईआरटी बुक है उसमें 2 बुक मिलेगा आपका, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का अलग अलग सेपरेट बुक मिलेगा आप लोगों को। लेकिन और जो दूसरे बुक होंगे रेफरेंस बुक वगैरह, उसमें पूरा चैप्टर जितना भी है पार्ट 1 पार्ट 2 एक ही बुक में होता है। तो वो डिपेंड करता है आप लोग कौन सा बुक लेते हैं, जो भी बुक लेते हैं, लेकिन उस पर थोड़ा सा चैप्टर नेम इधर उधर हो सकता है एनसीईआरटी से थोड़ा, लेकिन टॉपिक वाइज आप लोग पढ़िएगा, तैयारी करिएगा, ठीक है, क्या टॉपिक है उस हिसाब से। जैसे देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र में फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्रीय आय एवं संबंधित समुच्चय, मूल धारणाएं एवं माप, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। इंग्लिश में चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। तो इस चैप्टर को तो आपको पढ़ना है, लेकिन इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना देख लो। राष्ट्रीय निर्वात्य आय, कुल एवं शुद्ध, ये आपको नहीं पढ़ना ये टॉपिक। निजी आय ये भी नहीं पढ़ना, व्यक्तिगत आय ये भी नहीं पढ़ना, व्यक्तिगत निर्वात्य आय ये भी नहीं पढ़ना। यानी इतना जो मैंने अभी बताया आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले समझिए आप लोगों को इस चैप्टर में क्या नहीं पढ़ना। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ग्रॉस एंड नेट, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना। प्राइवेट इनकम ये भी नहीं पढ़ना, पर्सनल इनकम ये भी नहीं पढ़ना, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ये भी नहीं पढ़ना। यानी इतना कुछ आप लोगों को नहीं पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। चलो अब सेकंड चैप्टर है आप लोगों का समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स का, मुद्रा एवं बैंकिंग, ठीक है, इसका इंग्लिश में नाम है मनी एंड बैंकिंग। तो मुद्रा एवं बैंकिंग ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, लेकिन जो आप लोगों को इसमें से कुछ टॉपिक हटा दिया गया है, जैसे कि भारत में बैंकिंग प्रणाली में हाल के सुधार एवं मुद्दे, निजीकरण एवं आधुनिकीकरण, विमुद्रीकरण, ये सब आप लोगों को इसमें नहीं पढ़ना है। बाकी जो चैप्टर में जो होगा टॉपिक वो आपको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा होगा कि आप लोगों के पास अगर बुक है तो आप लोग टिक मारते जाइए, क्रॉस करते जाइए कि क्या नहीं पढ़ना है, बाकी आपको पढ़ना है, ठीक है। अभी तक मैंने आपको बताया जो भी सभी चैप्टर जो है माइक्रो चाहे मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 भी नहीं हटा है, क्या टॉपिक हटा है वो आप लोगों को मैं बताते जा रही हूँ, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग से इंग्लिश मीडियम वाले लोग समझिए क्या नहीं पढ़ना आप लोगों को। इंग्लिश में पेपर लिखने वाले मनी एंड बैंकिंग से आप लोगों को रिसेंट significant reforms and issues in Indian banking system, privatization and modernization, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना इतना कुछ, ठीक है। अब देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र का थर्ड चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है आय एवं रोजगार का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इस चैप्टर में आप लोगों को क्या, ये चैप्टर तो पढ़ना है, ठीक है, ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है आय एवं रोजगार का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, लेकिन इसमें देखो क्या क्या टॉपिक नहीं पढ़ना है। स्वैच्छिक बेरोजगारी एवं पूर्ण रोजगार का अर्थ, बहुल एवं अपर्याप्त मांग की समस्या है, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना, ठीक है। और देखो आगे क्या है, बहुल एवं अपर्याप्त मांग के निराकरण के उपाय, साख की उपलब्धता, सरकारी व्यय में परिवर्तन, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम वाले समझिए जो मैक्रो इकोनॉमिक्स आप लोगों का चैप्टर थर्ड है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें आप लोगों को क्या क्या नहीं पढ़ना, मीनिंग ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना, ठीक है। मीनिंग ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट ये नहीं पढ़ना। प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस एंड डिफिशिएंट डिमांड, ये भी नहीं पढ़ना, ठीक है। एक्सेस एंड डिफिशिएंट डिमांड का प्रॉब्लम भी आप लोगों को नहीं पढ़ना। और मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस एंड डिफिशिएंट डिमांड, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, ये भी आप लोगों को नहीं पढ़ना, ठीक है। अब देखो समष्टि अर्थशास्त्र का चौथा चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का फोर्थ चैप्टर, सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था,
ठीक है। इस चैप्टर का इंग्लिश में नाम है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। अब देखो इसमें चैप्टर जो है नहीं हटा है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या क्या टॉपिक हटा है। राजस्व घाटा नहीं पढ़ना, राजकोषीय घाटा एवं प्राथमिक घाटा, अर्थ एवं निहितार्थ ये भी नहीं पढ़ना, विभिन्न प्रकार के घाटों की गणना ये भी नहीं पढ़ना, और सरकार की भूमिका को घटाना, अर्थ एवं निहितार्थ ये भी नहीं पढ़ना। यानी इतना जो मैंने आपको टॉपिक बताया, ठीक है, इतना सारा ये सब नहीं पढ़ना है। क्लियर है? चलो इंग्लिश मीडियम वाले लोग जान लो, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी में आप लोगों को क्या क्या नहीं पढ़ना है। बैलेंस्ड बजट ये नहीं पढ़ना आप लोग को, सरप्लस बजट एंड डिफिसिट बजट ये भी नहीं पढ़ना, सरप्लस बजट एंड डिफिसिट बजट का मीनिंग एंड इम्प्लीकेशंस ये भी आप लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। मीनिंग एंड इम्प्लीकेशन, मेजर्स टू कंटेन डिफरेंट डिफिसिट, डाउनसाइजिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट, मीनिंग एंड इम्प्लीकेशंस ये सब आप लोगों को नहीं पढ़ना इतना कुछ, ठीक है, इतना नहीं पढ़ना। अब देखो 5th चैप्टर है, 5वां आप लोगों का चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र में भुगतान संतुलन, ठीक है, जिसका इंग्लिश में नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट इस चैप्टर का। तो देखो भुगतान संतुलन भी आप लोगों का चैप्टर तो नहीं हटा है, लेकिन इसके कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो टॉपिक में क्या क्या हटा है, विदेशी विनिमय दर, अर्थ, विदेशी विनिमय दर का अर्थ स्थिर एवं लोचशील ये आप लोगों को नहीं पढ़ना, गुण एवं दोष ये भी नहीं पढ़ना, मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारण ये भी नहीं पढ़ना, मुक्त बाजार में विनिमय दर का निर्धारण ये भी नहीं पढ़ना। यानी इतना जो मैंने आप लोगों को टॉपिक बताया ये नहीं पढ़ना है, बाकी भुगतान संतुलन में जो भी बचेगा वो आपको पढ़ना है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर जो है 5th इंग्लिश मीडियम वाले लोग देखिए अपना टॉपिक क्या क्या नहीं पढ़ना है, टिक आउट कर लीजिए बुक में। फॉरेन एक्सचेंज रेट, मीनिंग, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल ये आप लोगों को नहीं पढ़ना, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ये भी नहीं पढ़ना, डिटर्मिनेशन थ्रू डिमांड एंड सप्लाई ये भी नहीं पढ़ना, ठीक है। अब ब्रीफ एनालिसिस अबाउट रिसेंट एक्सचेंज रेट इश्यूज ये भी नहीं पढ़ना। क्लियर है? तो बच्चों स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को सारा अच्छे से बता दिया माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो कंक्लूजन में यही बोलूँगी कि आप लोगों का जो भी चैप्टर है उसमें से कोई भी चैप्टर नहीं हटा है, लेकिन चैप्टर के कुछ कुछ टॉपिक हट गया है। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसका फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को पूरा पढ़ना, उसमें से कुछ भी नहीं हटा है। तो बहुत ही अच्छे से मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों को क्लियरली बता दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर लीजिएगा, आप लोगों के लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकूँ, ठीक है। और नेक्स्ट आप लोगों को किस सब्जेक्ट का चाहिए सिलेबस आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और इसमें कुछ कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग पूछिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही आप लोगों को यूजफुल वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। एंड इसे शेयर जरूर करिएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।